हाय फेब लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न फेट सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग को जब वो नींद से उठता है और वो ब्रेकफास्ट की टेबल पे जाता है तो तब जाके उसे पता चलता है कि लैन वंगजी तो यहाँ पे है ही नहीं और वो अगले 3 दिनों के लिए कहीं गया हुआ है। विंग को ये सुनते ही ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि एटलीस्ट मैं इतना तो डिज़र्व करता था कि मेरा हस्बैंड मुझे ये बता के जाए कि वो कहीं जा रहा है और 3 दिन के जा रहा है। लैन सीजन को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही थी, इसलिए वो ये सोच रहा था कि अब जब लैन वंगजी वापस आएगा तो वो इस मैटर में ज़रूर बात करेगा। ये 3 दिन विंग के लिए बहुत ज़्यादा भारी थे। ऐसा नहीं था कि उसे लैन वंगजी की बहुत याद सता रही थी। उसका लवी डवी नेचर, उसकी केयरिंग नेचर, उसका अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ उसे याद आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में जो था वो ये कि क्या सच में लैन वंगजी की लाइफ में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या ये लाइफ उसके लिए, मतलब लैन वंगजी के लिए सिर्फ उसकी लाइफ में वो उसका हस्बैंड है क्योंकि उसके साथ शादी हो चुकी है, उसके मॉम ने उसे उसके लिए चूज़ किया था? क्या सिर्फ इतनी ही वैल्यू उसकी लाइफ में है? अगर इससे ज़्यादा होती तो शायद एक बार ही सही, लेकिन मुझे बता के तो जाता। ये सारी चीज़ें ना उसने कई बार सोच ली थी। इन 2 हफ्तों में, जो गुजरे 2 हफ्ते थे, इन 2 हफ्तों में विंग को उसका काम सौंप दिया गया था। हाँ, उसे क्लासेस लेनी थी और स्पेशली लैन चिरेन जो कि अच्छे से जानता था कि विंग को रूल्स मतलब कॉपी करना या फिर उनको किसी और को सिखाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन विंग अब लैंड सेक्ट का हो चुका है तो उसे रूल्स तो पता होने ही चाहिए। साथ ही साथ इन रूल्स को आगे बढ़ाने का काम भी अब उसी का है। तो उसने स्पेशली इन चीज़ों की क्लासेस भी विंग को दे दी थी और साथ ही साथ म्यूजिक की क्लास भी दे दी थी। विंग अब 2 क्लासेस लिया करता था। एक तो वो स्टूडेंट्स को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया करता था और दूसरा वो म्यूजिक सिखाया करता था। ऐसे तो लैंड सेक्ट ने अपनी कुछ जो टोन्स थी, धुनें थी, वो विंग को सिखा दी थी। लेकिन विंग अपने एंड से भी बहुत कुछ स्टूडेंट्स को सिखाया करता था क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत अच्छे से शांति दे सकती है। तुम्हारे उथल पुथल मचे हुए माइंड में ना वो शांति ला सकता है। इसलिए विंग अपनी पूरी कोशिश करता था कि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ सिखा सके। लेकिन खुद उसका दिमाग पिछले 3 दिन से बेकाबू पड़ा हुआ था। सुबह के नहीं, दिन के 12 बज रहे थे। लैन वंगजी फाइनली वापस आ चुका था और यहाँ पे एक सर्वेंट आके विंग को बताता है कि वो वापस आ चुके हैं। विंग जो कि अपनी क्लास में था और ऑलमोस्ट क्लास ओवर होने वाली थी। विंग जल्दी से अपनी मतलब बहुत जल्दी दिखाते हुए नहीं, लेकिन हाँ, जल्दी से वो अपने रूम में जा चुका था। लैन वंगजी से वहीं पे मिलता है। लैन वंगजी विंग से पूछता है, तुम ठीक हो ना? विंग लैन वंगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें परवाह है? विंग को ऐसे क्वेश्चन करता देख लैन वंगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है? क्या तुम अपसेट हो? विंग लैन वंगजी से पूछता है, क्या मेरे पास इतना भी राइट नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि तुम कहाँ गए थे? लैन वंगजी अपने आईब्रोज को ऊपर करते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जाने से पहले अंकल और ब्रदर को बता के गया था और मुझे अच्छे से पता है कि उन्होंने तुम्हें बताया होगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग लैन वंगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, बस इतना ही? मानता हूँ वो लोग तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा भी कोई हिस्सा होगा ना, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस होगी ना, मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में रहता हूँगा ना। क्या मुझे इतना राइट नहीं था लेंजन कि मेरा हस्बैंड कहीं जा रहा है तो मुझे बता के जाए कि वो जा रहा है? एटलीस्ट जाते वक्त एक बाय ही बोल देते, शायद मेरे मन को शांति हो जाती। खैर, तुम्हारे लिए शादी ही एक फोर्स मैरिज है तो और क्या ही करोगे? ऐसा कह के विंग पाउट बना के अपने बेड पे बैठ चुका था। लैन वंगजी विंग से बोलता है, विंग मुझे इसकी आदत नहीं है। मैंने आज तक अंकल और ब्रदर के अलावा किसी और को कुछ नहीं बताया है। वही ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो मैंने आज भी वही किया। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स तुमने आज तक किया होगा, लेकिन अब मैं भी तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा हूँ। शादी चाहे जिन भी कंडीशंस में हुई हो, भले ही हमारे मॉम्स ने ये सब कुछ डिसाइड किया हो, लेकिन फिर भी अब हमारी शादी हो चुकी है। कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस शादी को मौका देना चाहिए? तुम्हारे दिल में क्या है लैन वंगजी, प्लीज़ मुझे बता दो।
एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशंस तो लिमिट में रहेंगी ना। लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या बात है विंग, हमारी शादी हुई है, हम सारे समाज के सामने ऑफिशियली हस्बैंड्स हैं, तो इसमें तो कहीं से कहीं तक ये बात नहीं आती है ना कि ये फोर्स मैरिज है। शादी से पहले तुमसे भी और मुझसे भी पूछा गया था और हम दोनों ये शादी के लिए एग्री थे। हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अगर फोर्स मैरिज होता तो वो नहीं होता। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, वो भी सब कुछ इमोशनलेसली हुआ था, तुम भी अच्छे से जानते हो। कहीं ना कहीं विंग को ना थोड़ा हर्ट फील तो हो रहा था। यहाँ पे लैनवांग जी बहुत ईजिली बोल गया कि शादी से पहले भी वो यही सब कुछ करता था और अपने अंकल और ब्रदर को बता के जाता था, लेकिन अब तो शादी हो चुकी है। लेकिन क्या विंग आज भी उसकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है? क्या विंग का इतना राइट नहीं है कि अगर उसका हस्बैंड कहीं जा रहा है तो एक शब्द बस वो इतना ही बोल दे कि वो जा रहा है और इतने दिनों में वापस आएगा? क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता? लैनवांग जी विंग के कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना चाहता था, बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो जिस काम के लिए गया था उसकी अपडेट देना उसको ज़रूरी था। उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में लिया, उसके बाद बोला, मैं अंकल और ब्रदर के पास जा रहा हूँ, आके तुमसे बात करता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ को विंग की चिक्स पे रखा, उसने हल्का सा सहलाया और उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। लैनवांग जी को जाते देख विंग अपने मन में सोचने लगा, क्या इसको मेरे सैड फेस को देख के भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर एक चीज़ को ना समझ पा रहा हो। अगर मेरी जगह पे इसके ब्रदर और अंकल होते तो क्या वो उन्हें भी ऐसे ही इग्नोर कर देता, अपने काम को आगे रखता? क्या ये मेरे लिए भी कभी ऐसा करेगा? विंग के दिमाग में क्वेश्चन था। लैनवांग जी दूसरी तरफ लैन सिचेन और लैन चिरेन जहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे वहाँ पे पहुँच चुका था। उसने दरवाज़ा नॉक किया और यहाँ पे लैन सिचेन ने अंदर आने का आदेश दिया। जैसे ही लैन वांग जी अंदर गया तो यहाँ पे लैन वांग जी ने अपनी सीट ले ली, लेकिन सीट लेने से पहले वो लैन सिचेन और लैन चिरेन दोनों को ही बो डाउन करके सल्यूट करता है, ग्रीट करता है और उनका हाल चाल पूछता है। दोनों ही अपना हाल चाल बताते भी हैं और दोनों ही लैन वांग जी से भी उनका हाल चाल पूछते हैं। यहाँ पे इनका जब ये फॉर्मेलिटी ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद लैन सिचेन जल्दी से पूरे रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बातें स्टार्ट होती हैं कि वो किस काम के लिए गया था, क्या वो उस काम सक्सेस रहा, क्या वो काम जैसी उम्मीद लेके यहाँ से लैनवांग जी गया था उसी उम्मीद के साथ, या फिर उस उम्मीदों को पूरा करके वापस लौटा है। बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटा निकल चुका था। फाइनली लैन सिचेन जब ये बात कंप्लीट हो चुकी थी उसने लैन सिचेन ने लैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, वांग जी क्या तुमने विंग से बात की? तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, हाँ मैं अभी अपने ही रूम से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लैन चिरेन बीच में कट ऑफ करते हुए बोलता है, वांग जी मैं जानता हूँ तुम अभी और टाइम चाहते हो, लेकिन प्लीज़ अब और नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तुमने ऐसे माहौल को कभी नहीं देखा है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अपना कंसर्न, अपना केयर, अपना प्यार दिखाना स्टार्ट करो। कहीं ऐसा ना हो कि विंग के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तुम दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँओं की वजह से जुड़ा है, तुम्हारी मदर्स ने इसे जोड़ा है, इसलिए इस रिश्ते को जोड़ा गया है। और कहीं ऐसा ना हो कि अपने एंड से जो एफर्ट्स वो डाल रहा है वो भी उन्हें भी ख़त्म कर दे। रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं लैनवांग जी, तो प्लीज़ अपने एंड की कोशिशें स्टार्ट करो। लैनवांग जी अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल। वहाँ पे अंकल कट ऑफ करते हुए बोलता है, वांग जी मैं जानता हूँ तुम ये बोलोगे कि तुम भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कोशिशें किस काम की जो दूसरे को दिखे ही ना। तुम हर बार ये नहीं कर सकते। यहाँ पे लैन सिचेन एक गहरी सांस लेता है और वो भी यहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है, मुझे पता है तुम्हें आदत नहीं है किसी और को ये बता के जाने की कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, लेकिन अब वो तुम्हारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा उसे तुम्हारे बारे में पता रहना चाहिए, तुम्हारी डेली रूटीन्स के बारे में, तुम्हारे शेड्यूल्स के बारे में, तुम कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब कुछ उसे पता होना चाहिए, क्योंकि यही एक पार्टनर का राइट होता है। उसे अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।
और ये चीज़ें और भी अच्छी लगती हैं अगर वो पार्टनर अपने बारे में खुद उसे वो सब कुछ बताए। लैन वांगजी नोट करता है, उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। लैन सीचेन नोट करते हुए बोलता है, मुझे यकीन है मेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा। ऐसा कहते हुए इन लोगों की मीटिंग यहाँ पे डिसमिस हो चुकी थी। लैन वांगजी जब कमरे से बाहर आया था तो वो अपने अंकल और ब्रदर दोनों की ही बातों पे ना गौर करने लगा था। वो चलते चलते गार्डन एरिया में आ चुका था। वहाँ पे आके वो सच में ये सोचने लगा था कि क्या उस शादी में, इस रिश्ते में वो कहीं से कहीं तक कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है। क्या उसे एफर्ट्स डालने चाहिए? अगर डालने चाहिए तो किस टाइप के? विंग को क्या पसंद होगा? क्या होगा ऐसा जो विंग को ये रियलाइज़ कराए कि मुझे भी इस शादी से उतना ही फ़र्क पड़ता है जितना कि उसे पड़ता है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या सच में मुझे उतना ही फ़र्क पड़ता है जितना कि विंग को पड़ता है? विंग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, विंग मुझसे शिकायत करता है, विंग मुझे हेल्प के लिए ढूंढता है, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। क्या सच में मेरे अंदर कोई अफेक्शंस हैं उसके लिए? उसने अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए साइड किया और वापस अपने कमरे में जाने लगा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो विंग अपने बेड पे अपने पेट को दबा के बैठा हुआ था। वो हल्का हल्का सा उसकी फॉरहेड पे स्वेट आने लगा था। यहाँ पे जैसे ही उसने लैन वांगजी को आते हुए देखा और लैन वांगजी ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो यहाँ पे लैन वांगजी हल्का हल्का तो समझ चुका था क्योंकि यहाँ पे विंग की जो फ्रेगनेंस थी ना वो रिलीज़ होने लगी थी। लेकिन फिर भी उसने विंग की फॉरहेड से उस स्वेट को साफ करते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कवर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दोगे? तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की ऐसी स्थिति को समझ चुका था। ऑफ कोर्स विंग हीट में था, तो यहाँ पे ये बात लैन वांगजी को समझ में आ चुकी थी। उसने विंग से बोला, मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है? ऐसा बोलते ही विंग को ऐसा लगा कि शायद लैन वांगजी उसको ये बोलेगा कि अब मैं हूँ, मैं तुम्हारा बाउंडेड अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मेटेड हूँ, तो अब मेडिसिन्स की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो अगले ही पल बोलता है, मेडिसिन्स की क्या ज़रूरत है? हमारे पीछे कोल्ड पाउंड है ना, तुम वहाँ जाके अपने आप को शांत कर सकते हो। उसने कंसर्न वॉइस में ये सब कुछ बोला था। विंग ने एक रेड आइज के साथ लैन वांगजी को देखा। लैन वांगजी को वो रेड आइज अभी भी समझ में नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद विंग रोया था, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। लैन वांगजी की विंग से बोला, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें ले चलूँ? तो यहाँ पे विंग बोला, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को बेड से नीचे उतार दिया। लैन वांगजी को लगा कि शायद वो कोल्ड पाउंड में जाने के लिए तैयार है, लेकिन विंग ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया ही था कि वो थोड़ा सा ना डगमगा गया था। वो एकदम से ज़मीन पे गिरने ही वाला था। तभी लैन वांगजी उसको होल्ड करता है। उसके बाद बोलता है, क्या हुआ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ ना। तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं कोल्ड पाउंड नहीं जा रहा, मैं अपनी मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। लैन वांगजी बोलता है, विंग मेडिसिन हार्मफुल होती हैं। विंग बोलता है, जो भी हो वो मुझे रिलीफ फील कराती हैं। ऐसा कहते हुए वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि अभी तक उसकी बॉडी बहुत अच्छे से पेन में आ चुकी थी। उसकी बॉडी रेड होने लगी थी, बहुत हॉट उसको फील होने लगा था। और लैन वांगजी का उसके आसपास होना उसको और भी ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा था, क्योंकि ना ही लैन वांगजी उसकी हेल्प कर पा रहा था, ना ही वो हेल्प करना चाहता था। ऊपर से वो यहाँ पे बैठ के उसकी प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। विंग जैसे भी करके उस मेडिसिन्स की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा था। लैन वांगजी ने उसको बेड पे रखा। उसके बाद बोला, विंग प्लीज़। तो यहाँ पे विंग बोला, प्लीज़ बाहर जाओ। लैन वांगजी ने विंग की बात को इग्नोर किया, कवर्ड की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और यहाँ पे उसने उस शीशी को ढूंढ ही लिया जिसके अंदर वो पिल्स थी जिन्हें विंग हमेशा अपनी हीट में लेता था। उसने उनमें से एक ही पिल निकाल के विंग को दे दी। विंग को एक ग्लास वाटर भी दिया और यहाँ पे विंग वन गो में उस पिल के साथ साथ उस एक गिलास पानी को भी वन गो में ही अपने गले में उतार चुका था। काफ़ी देर निकल जाने के बाद भी विंग को कुछ भी रिलीफ फील नहीं हो रहा था। ऊपर से लैन वांगजी की प्रेजेंस उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही थी। उसे नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे कि लैन वांगजी इस कमरे से बाहर चले जाए, क्योंकि यहाँ पे रह के तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। ऊपर से लैन वांगजी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहा था कि विंग की जो ओमेगा फ्रेगनेंस है ना, इस वक्त हीट में होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्यूज़ हो रहे हैं, मतलब रिलीज़ हो रहे हैं।
लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो एक लैन मेंबर था और अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को काम डाउन करना उसे बहुत अच्छे से आता था, इसलिए वो कर रहा था। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिरकार वो कर क्यों रहा था। लैन वांगजी विंग को वैसे ही छोड़ के, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद विंग थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा है, वो बाहर गया। वो उसके लिए खाना लेके आया। विंग ने खाने से एकदम मना कर दिया। लैन वांगजी ने बोला, प्लीज़ तुम्हें खाने की ज़रूरत है, इस वक्त तुम्हें पावर की ज़रूरत है। लैन वांगजी का एक एक शब्द ना विंग को और ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे खाने की नहीं लैन वांगजी की ज़रूरत थी। बट लैन वांगजी इस चीज़ को ना ही समझ पा रहा था, या फिर ये कहो कि समझ के भी वो सब कुछ नहीं करना चाह रहा था जो कि एक्चुअल में उसे इस वक्त करना चाहिए था। लैन वांगजी ने विंग को ज़बरदस्ती खाना खिलाया। उसके बाद उसको कुछ मेडिसिन्स और दे दी जो कि उसके पेन को ना पेन में ना उसे रिलीफ फील करा सकती थी। और जो ऑलरेडी वो पिल ले चुका था उसका तो कोई असर ही नहीं था, क्योंकि वो वैन किंग की दी हुई थी। और वैन किंग ने उसको पहले ही बोला था कि अगर तुम हीट में आने की तुम्हें संभावना हो तो तुम तभी इस पिल को ले लेना, तब जाके तुम्हारी हीट साइकिल अच्छे से निकलेगी। लेकिन अगर तुम एक बार पेन में आ जाते हो उसके बाद तुम इसे लेते हो तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, और होगा भी तो काफ़ी टाइम के बाद होगा। लैन वांगजी ने जो मेडिसिन्स विंग को दी थी, आधे एक घंटे के बाद वो अपना काम करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन विंग की स्थिति जो अभी है वो बिना गोल्डन कोर के है, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे मेंटेन करके रखा है कि आज तक लैन वांगजी तक ये पहचान नहीं पाया कि विंग के अंदर कोई गोल्डन कोर नहीं है। लेकिन फिर भी अभी शायद ये एक ऐसी स्थिति उसकी लाइफ की है जहाँ पे वो अपने आप को ना कुछ भी कर ले, उसके साथ मतलब बड़ा हादसा हो जाएगा, शायद वो झेल लेगा। लेकिन हीट साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिससे वो बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर पाता है। वो पेन, वो हॉटनेस, वो इजी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस वक्त उसे फील होती हैं। लेकिन उसका खुद का अल्फा, उसका हस्बैंड, उसका बाउंडेड मेट उसके सामने होने के बावजूद भी वो उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। क्या सच में लैन वांगजी इतना ज़्यादा क्रूअल है, या फिर वो समझ नहीं पा रहा है। ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके थे। सुबह से दिन से विंग के साथ ये सब कुछ हो रहा था। वो मेडिसिन से थोड़ा सा रिलीफ तो फील कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरीके से रिलीफ फील नहीं हो रहा था। लैन वांगजी उसके बगल में सो चुका था। ऑफकोर्स 9 बजे सो जाने वाला इंसान क्या ही जगह रहेगा। लैन वांगजी को ऐसे सोता हुआ देख विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था कि आखिरकार ये इंसान मुझे दर्द में देखे ऐसे कैसे सो सकता है। उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया और अपने कदमों को कमरे से बाहर निकाल दिया। वो गार्डन एरिया में जाके आराम से बैठ गया, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ठंडी हवा की ज़रूरत थी। हालांकि उस लैन वांगजी ने जो उसको सजेस्ट किया था कि वो कोल्ड पाउंड में जा सकता है, लेकिन फिर भी उस वक्त उसे ये उम्मीद थी कि लैन वांगजी शायद समझ जाएगा कि उसे उसकी ज़रूरत है। लेकिन अभी वो उस कमरे से बाहर आया था क्योंकि उसके लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसकी डिज़ायर्स, उसका पेन, हर एक चीज़ इंक्रीज़ होते जा रहा था। और कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगने लगा था कि अगर वो उसके साथ और रहेगा ना तो सच में वो उसको सोई हुई कंडीशन में ही किस करना स्टार्ट कर देगा, या फिर उसको टाइटली हग कर देगा, या फिर ब्रेक डाउन होकर उसके चेस्ट पे रोना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे विंग गार्डन में जब आया था उसने उन फ्लावर्स को देखा। फ्लावर्स भी अपने जोड़े के साथ थे, कपल्स के साथ थे। लेकिन यहाँ पे वो इंसान होके भी अपने कपल से, अपने जोड़े से इतना दूर है। क्यों? ये सोच के उसके आंखों में आंसू आने लगे थे। वो उन फ्लावर्स को ही देखे जा रहा था जो आसपास में ही कुछ नोक-झोंक कर रहे थे। ऑफ कोर्स वो नहीं जानते थे, फ्लावर्स नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई लव वर्ड उन्हें देख लेना, वो यही सोचेंगे कि ये लव मेकिंग कर रहे हैं। विंग उन्हें देखे जा रहा था और उन्हें देख के अपनी किस्मत पे रो रहा था। सडनली उसे अपने शोल्डर्स पे ना कुछ फील होता है, जैसे कि किसी ने अभी अभी उसे कुछ वार्म चीज़ उड़ा दी हो। उसने नज़र घुमा के देखा तो वहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था। लैन वांगजी ने अपने धीमी वॉइस में बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो विंग? तुम्हें ठंड लग जाएगी, इतनी रात में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। पहले ही तुम पूरी तरीके से स्वेट से भीगे हुए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हारा बाहर आना तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान करेगा, और भी ज़्यादा तुम्हें बीमार कर देगा? तो यहाँ पे लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन है? लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, विंग
क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी की तरफ कंफ्यूजिंग लुक के साथ देखता है। क्या तुम्हें नहीं पता? मेरे हस्बैंड को यही नहीं पता कि वो मेरी हेल्प कर सकता है या नहीं, जबकि इस कंडीशन में उसके अलावा मेरी हेल्प कोई कर ही नहीं सकता। उसने इस बात को यहाँ पे कह के अपने आप को उस ब्लैंकेट से बाहर निकाला और अपने कदमों को अंदर रूम की तरफ ले जाना स्टार्ट किया। लैन वांगजी अपनी जगह पे एकदम स्टिफ रह चुका था। वो अपने मन में सोचने लगा था, क्या विंग उस चीज़ की बारे में सोच रहा था? क्या सच में लैन वांगजी को ये सारी चीज़ें समझने में इतना टाइम लगेगा, या फिर सच में उसे इस शादी से कोई मतलब ही नहीं है, विंग से कोई मतलब ही नहीं है, विंग की कंडीशन से मतलब नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ है जो लैन वांगजी को कहीं ना कहीं रोक रही है? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।